स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक क्षितिज भाग 2 से पाठ एक कहानी यह भी, जिसे लिखा है मन्नू भंडारी ने। सबसे पहले जानते हैं लेखिका का परिचय। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज से अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। स्वतंत्र लेखन करने का मतलब होता है कि वो किसी खास पत्र या पत्रिका या कंपनी के लिए काम नहीं कर रही हैं, बल्कि वो खुद रचनाएं लिखती हैं और फिर उनका प्रकाशन जगह जगह पर किया जाता है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, कहानी संग्रह, आपका बंटी, महाभोज, ये दो उनके उपन्यास हैं जो काफी प्रसिद्ध हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियां हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। इस कहानी में जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, एक कहानी यह भी, इसके संदर्भ में सबसे पहली बात यह है कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है, लेकिन यह एक तरह से उनकी आत्मकथा है जिसमें उन्होंने कई अंशों को संजोया है। उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जिसने जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी ने किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभार कर हमारे सामने लाया है, जिन्हें आगे चलकर उन्हें लेखकीय व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके व्यक्तित्व पर इन दोनों लोगों के व्यक्तित्व की गहरी छाप थी, जिसको उन्होंने इसमें बताया है। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 46-47 की आज़ादी की आंधी में ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। अब यहाँ पर एक कहानी यह भी, कहानी शुरू होती है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान से। अब ये कहानी एक आत्मकथा के रूप में है, तो लेखिका यहाँ पर अपने जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं का वर्णन करती हैं, जिन घटनाओं का सीधा संबंध उनके लेखकीय व्यक्तित्व से है। ये आप जान चुके हैं, तो चलिए इस पाठ का पठन करते हैं। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थीं, हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। अब यहाँ पर एक शब्द आया है, व्यक्तित्व विहीन। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, व्यक्तित्व विहीन? क्योंकि माँ का कोई व्यक्तित्व नहीं था। जैसे हम कहते हैं हमें ये पसंद है, मुझे अभी ये करना है, मेरे लिए अभी ये करने का समय है, लेकिन उनके माँ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। और अधिकतर आप देखेंगे कि उस उम्र की जो भी महिलाएं होती थी, वो इतनी समर्पित होती थी परिवार के लिए कि उनका खुद का व्यक्तित्व विलुप्त सा हो जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने अपनी माँ के लिए व्यक्तित्व विहीन शब्द का प्रयोग किया है। सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे।
शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे-ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। पर यह सब तो मैंने केवल सुना। देखा तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। भग्नावशेष यानी कि वो अवशेष जो टूटने फूटने के बाद बचे हुए हैं। को ढोते पिता को देखा। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इससे उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। अक्सर आपने देखा होगा कि सुख में व्यक्ति अपने आप को बहुत संयमित रखता है, लेकिन दुख आते ही अच्छे से अच्छा व्यक्ति अपना संयम खो देता है। और उनके पिताजी के साथ भी यही हुआ कि जैसे जैसे आर्थिक तंगी हुई, वैसे वैसे उनके व्यक्तित्व से सकारात्मकता खत्म होनी शुरू हो गई थी। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहंग उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। यहाँ पर आप देखेंगे शीर्ष और हाशिया, ये दो शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब बखूबी इसको समझ सकते हैं। आपने देखा कि इस कहानी का शीर्षक कहाँ लिखा हुआ था? शीर्ष पर, यानी कि इस पूरी कहानी का जो शीर्षक था वो सबसे ऊपर था। और हाशिए पर कौन सी चीजें होती हैं? अगर इसमें कुछ चीजें छूट जाती तो उसको हम कहाँ लिखते? हाशिए पर। तो शीर्ष और हाशिए में बहुत ज्यादा अंतर है। शीर्ष जहाँ प्रमुखता को दर्शाता है, हाशिया वहाँ वही हमारे छोटेपन को दर्शाता है। तो ये कहते हैं कि हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी। वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तब हम लोग भी उनकी चपेट में आते ही रहते। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। अब यहाँ पर देखिए लेखिका किस तरह की चीज को मनोविज्ञान से जोड़कर देखती हैं। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मड़ियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में मेरी तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है, तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को हो आती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो ना जाने कितने रूपों में मुझ में हैं। कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता
कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरे दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, उससे हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं ही कर सकता। ये हो गई पिता की बात। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता। खैर, जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि माँ का त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका, माँ की सहिष्णुता कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं वह एक स्त्री में इस त्याग और इस सहिष्णुता का प्रतिष्ठापन नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जो स्त्रियां हैं वो अपने लिए भी जिएं, उनका अपना भी व्यक्तित्व हो, और साथ ही साथ उन्हें सहिष्णुता के लिए और त्याग के लिए मजबूर न किया जाए, बल्कि वह उनके स्वयं की इच्छा से हो। और इसीलिए शायद लेखिका इन दोनों ही बातों को अपना आदर्श नहीं बना पाई। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरे में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थीं, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थीं। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ परिवार तो घर के हिस्से जैसे थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न कर हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। विच्छिन्न कर यानी कि अलग कर। अब देखिए, उस समय के खेल और आज के खेल कितने अलग हैं। उस समय का माहौल और आज का माहौल कितना अलग है। आजकल तो हम इतने दहशत में जीते हैं कि हम अपनी बच्ची को कहीं बाहर 5 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। हमें लगता है कि वह हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन उस वक्त का माहौल कैसा था कि एक पूरा मोहल्ला एक परिवार की तरह होता था और लड़कियां कहीं भी मतलब किसी के भी घर में जाकर खेल सकती थी और लड़कों का दायरा अधिकतर बाहर रहता था। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया और बिना किसी विशेष प्रयास के सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह तो मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। और महाभोज के बारे में तो आपने परिचय में ही जान लिया था कि यह इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है और उसके पात्र थे दा साहब।
उस समय हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ने के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ, यानी कि अपने अस्तित्व का एहसास हुआ कि मैं भी कुछ हूँ। क्योंकि जब तक बड़ी बहन थी तो क्या होता था, उनके सामने इनको हीन माना जाता था। दो भाई थे तो उनकी तरफ भी ज्यादा ध्यान था और इन पर किसी की नजर नहीं पड़ती थी, इनको कभी प्रोत्साहन नहीं मिलता था। लेकिन जब ये लोग चले गए तो उसके बाद ऐसा लगा मानो घर में ये भी एक सदस्य है, इनका भी कोई वजूद है। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। भटियार खाना यानी कि जहाँ पर भट्टियां रहती हैं और वहां पर आग जलती है। तो उस जगह पर जाना उनको लगता था कि अपनी प्रतिभा का गला घोंटना है। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और जमकर बहसें होती थीं। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था, यानी कि शौक था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। क्या हो रहा होगा उस वक्त? देश को आज़ादी नहीं मिली थी। सन 42 का आंदोलन के बाद सारा देश देश खौल रहा था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। सो 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। अब देखिए ये दो चीजें, कि आप समसामयिक बहसों को सुन रहे हैं और आप किताबों को पढ़ रहे हैं, ये दोनों चीजें आपके व्यक्तित्व में कितना ज्यादा बढ़ावा करती हैं। जब आप बहसों को सुनते हैं तो सभी के मतों को सुनना, विभिन्न राजनीतिक दलों के विचारों को जानना, ये बिल्कुल सहज हो जाता है। और किताबों को पढ़ने से तो वैसे भी एक अंतर्दृष्टि विकसित हो ही जाती है। सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने ककारा सीखा, एक साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। उन्होंने बकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहसें की। तो 2 साल बीतते न बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय जैनेन्द्र जी की छोटे छोटे सहज सरल वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पढ़ गई, इस बार कुछ समझ के साथ। यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में ज्ञानेन्द्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियां, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला? प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दम खम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में,
पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। यहाँ पर जिनका जिक्र आया है राजेंद्र, आप जानते होंगे कि एक हंस पत्रिका जो छपती है, ये उसके संपादक भी रहे हैं श्री राजेंद्र यादव जी, और बहुत बड़े लेखक भी रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि क्या लेखिका के मन में कितनी सारी बातें चल रही हैं। एक तरफ आज़ादी की का जोश है, जिसमें जी जान से कूदने की इनकी मंशा है, और इनके पिताजी एक तरफ आधुनिक भी हैं और एक तरफ रूढ़िवादी भी हैं। वो बच्चों को आज़ादी भी देना चाहते हैं, लेकिन अपने शर्त पर। और लेखिका का मिजाज ऐसा है कि वो आज़ादी तो पाना चाहती हैं, लेकिन किसी प्रकार किसी के बंधन में रहकर नहीं, यानी कि वह अपने दायरे को खुद निर्मित करना चाहती हैं। और यहीं से एक वैचारिक टकराहट की शुरुआत होती है, जो आगे जाकर कहानी में देखने को मिलती है। यश कामना कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं दो एक बार उनके कोप से बच गई थी। कोप यानी कि एक तरह से हम कह सकते क्रोध। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने यह दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते ही वे गए थे। लौट कर क्या कहर बरपा होगा, इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा? सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है? प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो लड़कियां क्लास छोड़कर लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे, और मैं अवाक। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, ना अपने कानों पर यह हकीकत थी। यहाँ पर एक शब्द आया है अवाक। अवाक यानी कि बिना बोले चुपचाप देखना। एक घटना और, आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी कि मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ, और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। लू उतारना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है जोश ठंडा करना। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए, और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। अब यही रह गया है कि लोग आकर थू थू करके चले जाएं। अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना
इस सब से बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर की गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच झिझक के यूं धुआंधार बोलते जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे वे। एक ओर विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपने सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंगना मची, इसीलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिरी 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ में आया होगा और एक कहानी यह आत्मकथा शैली में लिखी हुई इस रचना को पढ़कर आपको आनंद आया होगा। अम, अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ फिर उपस्थित होती हूँ आपके समक्ष। तब तक के लिए धन्यवाद।